नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संघ में फूट, बीजेपी को चोट, आरएसएस ने दे दिया बीजेपी को बड़ा झटका। अब मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, बोली आईएएस अधिकारी ने किया है इसका खुलासा। साथ ही साथ खबर में आगे बताएंगे कि G20 समिट पर हुआ बजट से 3 गुना ज्यादा खर्च, कांग्रेस ने घेरा तो सरकार ने दी सफाई। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि दुल्हा तो इंडिया गठबंधन से ही बनेगा, G20 के नाम पर भी मोदी ने देश का पैसा फूका, लालू यादव ने लगाया बड़ा आरोप। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि घोसी टेस्ट में फेल होने के बाद बैकफुट पर बीजेपी के साथी, लोकसभा चुनाव में यूपी के सहयोगी दलों को क्या मिलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस में पड़ चुकी है फूट, किया बीजेपी को लगेगी चोट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने बना ली अपनी ही अलग पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है और इस दल का नाम जनहित पार्टी रखा गया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से राजनीतिक दलों पर शासन में सुधार के लिए दबाव बढ़ेगा। आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने राजधानी भोपाल के पास मिसरौद में अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने जनहित पार्टी का गठन किया है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। तो दोस्तों, आरएसएस के पूर्व समर्थकों ने यहाँ पर बीजेपी की नींद उड़ा दी है, अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है और इशारों में यह आरोप लगाया है कि सांस्कृतिक लोकतंत्र की मूल भावना के, यानी कि कल्चरल डेमोक्रेसी की मूल भावना के खिलाफ हैं सारी पार्टियां और लोकतंत्र की कसौटी पर भी सारी पार्टियां विफल है। तो बीजेपी पर यह बड़ा आरोप किसी और ने नहीं, आरएसएस के ही अपने सहयोगियों ने लगाया है और अपनी पार्टी खोलकर कहीं ना कहीं वोट बैंक में बट्टा लगा दिया है। आरएसएस में इस फूट के बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान न केवल मध्य प्रदेश के चुनाव में बल्कि राजस्थान और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और हिंदी पट्टी का इलाका दोस्तों, जहां पर ज्यादा असर आरएसएस रखता है, वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। और महाराष्ट्र नागपुर जहां पर उसका गढ़ है, वहां पर भी बीजेपी को अब नुकसान होना तय है। तो आपको क्या कुछ लगता है कि अब भाजपा का हो जाएगा 2024 में भी सुपड़ा साफ? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 13,000 करोड़ घोटाले का आरोप, बोली आईएएस अधिकारी ने किया है इसका खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ा आरोप लग गया है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस बार मोदी सरकार पर एक बड़े घोटाला करने का आरोप लगा दिया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार रोजाना नए शिगुफे छोड़ती है, लेकिन कश्मीर में एक बड़ा घोटाला हुआ है जहां मनोज सिन्हा एलजी हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के नाम पर 13,000 करोड़ का करप्शन किया गया है और इस मामले को उठाने वाले एक आईएएस अधिकारी हैं जो गुजरात के हैं और दलित हैं। इस अधिकारी को बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि घोटाले की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। पहले तकनीकी मंजूरी और बगैर किसी निविदा के टेंडर निकाला गया। इस टेंडर के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और जिस अधिकारी ने घोटाले को उजागर किया, अब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं, मोदी सरकार क्यों 13,000 के घोटाले को उजागर करने की सजा दे रही है? गृह मंत्रालय आखिर शिकायत के बावजूद जांच क्यों नहीं करा रहा है? और क्या ये एलजी कार्यालय है जो कथित तौर पर चूक और कमीशन के कार्यों में लिप्त है? अभी तो केवल छोटी मछली को ही चिन्हित किया गया है, लेकिन बड़ी मछली कहाँ है? ये लूटा हुआ पैसा कहाँ गया और किसकी जेब भरी जा रही है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये लूटा हुआ पैसा कहाँ गया होगा और बड़ी मछली कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट पर हुआ बजट से 3 गुना ज्यादा खर्च, सरकार ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, G20 समिट पर कितना खर्चा हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और एक दावे ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख
रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साकेत गोखले के नाम से एक ट्विटर हैंडल ने, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसने यहाँ पर कहा है कि मोदी सरकार ने 3 गुना ज्यादा G20 में खर्च कर दिया है। जो बजट था उससे 3 गुना ज्यादा खर्च कर दिया है। और इसी के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 990 करोड़ रुपए का बजट था और उसकी जगह पर 4100 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने G20 पे खर्च कर दिया है, जो कि निर्धारित फंड से 3 गुना ज्यादा है। वहीं दोस्तों, अब ये पूछा जा रहा है कि ये पैसे किसकी जेब भरने में लगाए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देकर इस खबर का खंडन किया है और सरकार ने यहाँ पर कहा है कि ये दावा मिसलीडिंग है, इसमें एसेट और इंफ्रा विकास पर भी खर्च शामिल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुल्हा तो इंडिया गठबंधन से ही बनेगा। G20 के नाम पर पीएम मोदी ने देश का पैसा फूंक दिया। लालू यादव ने लगाई दहाड़ और भाजपा को घेरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आयोजित हुए G20 के शिखर सम्मेलन पर लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि G20 से क्या फायदा हुआ, ये बताएं। लोगों को बुलाकर इतना खर्च कर देश की आम जनता को क्या फायदा होगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने के बाद लालू यादव ने कहा कि उन्होंने बाबा के दरबार में माथा टेका और देश दुनिया सबके लिए प्रार्थना की कि सबका भला हो। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद लालू यादव ने कहा कि हम वापस जाकर इंडिया गठबंधन पर काम शुरू करेंगे और उम्मीदवार चयन करने का काम शुरू किया जाएगा और इसकी बैठक दिल्ली में ही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाएंगे और हम बिहार के मुख्य इलाकों में भ्रमण करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोसी टेस्ट में फेल होने के बाद बैकफुट पर बीजेपी के साथ ही लोकसभा चुनाव में यूपी के सहयोगी दलों को क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक बढ़ गया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत ने इंडिया के उत्साह को बढ़ा दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी एक अलग ही रंग में दिख रही थी, कुछ उसी प्रकार उत्साह घोसी के चुनाव परिणाम के बाद भी देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की टेंशन अब बढ़ चुकी है। घोसी चुनाव को भाजपा के सहयोगियों ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था और हाल ही में भाजपा से जुड़े ओम प्रकाश राजभर से लेकर योगी सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस की चिंता बढ़ गई है। इन लोगों ने जिस प्रकार से भाजपा को एक बड़े स्तर पर वोट ट्रांसफर का भरोसा दिलाया था, लिटमस टेस्ट में वो विफल रहे। घोसी के चुनाव परिणाम ने भाजपा के सहयोगियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। चर्चा ये होने लगी है कि आखिर उन्हें क्या मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या घोसी उपचुनाव में जो इंडिया गठबंधन की जीत हुई है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस जीत को दोहराया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अपशगुन है। शिवपाल यादव का डिप्टी सीएम पर हमला, बोले जहां किया प्रचार वहां हारी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोल दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के लिए अपशगुन है। केशव जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं बीजेपी वहां हार जाती है। शिवपाल यादव ने कहा कि केशव पहले कौशाम्बी के सिराथू गए थे, वहां बीजेपी हार गई। केशव प्रसाद खुद अपना चुनाव हार गए। मैनपुरी में जहां जहां प्रचार किया वहां से बीजेपी हार गई और इसके बाद अब घोसी में जहां जहां प्रचार किया भाजपा हार गई। कहा कि मैनपुरी और घोसी में जिस बूथ पर केशव प्रचार के लिए गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 खात्मा, अब घरेलू मुद्दों पर ध्यान लगाए मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामला फिर उठाया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि अब G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है और अब मोदी सरकार को अपना ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसे घरेलू मुद्दों पर लगाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने 2024 के आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की विदाई का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बेरोजगारी में वृद्धि पर सरकार की आलोचना की और कहा कि मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया और देश में बेरोजगारी दर 8% है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार
सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के कुशासन में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। सीएजी ने कई रिपोर्टों में भाजपा की पोल खोल दी है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला सामने आया, जिसमें एक दलित आईएएस अधिकारी को इसके लिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के परम मित्र की लूट हाल ही में फिर सामने आई है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरलाचार्य ने 2019 चुनाव के पहले आरबीआई के खजाने से मोदी सरकार को 3 लाख करोड़ ट्रांसफर करने के सरकारी दबाव का विरोध किया था और ये खुलासा अब सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों में फिर हिंसा हुई और हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है, पर अहंकारी मोदी सरकार उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बच रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंबल में बीजेपी को तगड़ा झटका, नेता प्रतिपक्ष ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। जी हां दोस्तों, चुनाव का समय है, ऐसे में नेताओं की उठापटक मध्य प्रदेश में जारी है। नाराज हो या मौका परस्त, बीजेपी कांग्रेस के कई नेता पाला बदलने में जुटे हुए हैं। एक और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगने की कोशिश कर रही है और इसमें आपको बता दें कि दोस्तों रैली एक के बाद एक फ्लॉप भी हो रही है और इतना ही नहीं, एक के बाद एक झटके भाजपा को मिलते जा रहे हैं। भिंड में भी विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर शतक मार दिया है और वो भी तब जब जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र में ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली हो। तो दोस्तों, जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा निकाल रही थी, जिसमें ये उम्मीद थी कि नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस यात्रा में भीड़ लेके आएंगे, लेकिन हुआ ये कि जिस इलाके में वो यात्रा पहुंचने वाली थी उस इलाके के नेता ने भाजपा छोड़ दी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, इस प्रकार का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में से कॉन्फिडेंस अब जा चुका है और इसीलिए भाजपा के नेता हो चाहे कार्यकर्ता, वो अब कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, बीजेपी नेता लोगों को कर रहे हैं गुमराह, सचिन पायलट बोले राज्य में आपराधिक घटनाओं पर की गई तुरंत कार्रवाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि राजस्थान सरकार ने राज्य में अपराध की घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है और यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से काफी बेहतर है। बता दें कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा की आलोचना के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई है। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पर भाजपा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर सवाल उठाया था कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं के बाद प्रियंका गांधी राज्य का दौरा नहीं करती हैं। भाजपा नेताओं के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और विपक्षी दल भाजपा कानून और व्यवस्था को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट से लौटते ही एक्शन में सीएम नीतीश, समय से पहले चुनाव की आशंका के बीच बुलाई जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके हिसाब से समय से लोकसभा चुनाव पहले हो सकता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जेडीयू समेत अन्य खेमों में तैयारी का दौर भी शुरू हो गया है। तभी तो नीतीश कुमार G20 बैठक की डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद पटना लौटते ही सोमवार और मंगलवार को एक आने मार्ग में जेडीयू से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मंथन करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इस मंथन में अलग अलग संगठनों के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। दरअसल G20 की बैठक से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक से नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के प्रखंड से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों की मजबूती और कमजोरी का पता चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली से संचालित हो रहा चुनाव विदाई का समय नजदीक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच नेताओं की जुबानी जंग छिड़ी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने बीजेपी पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया और साथ
साथ ही पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी चुनाव दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। और इसी के साथ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा के वरिष्ठ नेतागण अपने इंटरव्यू में उनकी अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी अवहेलना, उपेक्षा और अपमान की सरेआम बात कर रहे हैं, उससे साबित हो गया है कि कांग्रेस के प्रति जन समर्थन देखकर भाजपा पहले ही हताश हो चुकी है और दिखावटी चुनाव लड़ रही है। इसीलिए ना उसके पास रणनीति है, ना सेनापति, इसीलिए ना वो वरिष्ठ को महत्व दे रहे हैं, ना ही कनिष्ठों को। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि भाजपा दिल्ली से ही मध्य प्रदेश का चुनाव कंट्रोल करके दिखा रही है कि उसे ना तो मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा है, ना ही नेताओं पर और ना ही संगठन पर। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभिषेक को ईडी के समन पर भड़की ममता बनर्जी, कहा आज केंद्र में बीजेपी है, कल कोई और भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने इंडिया नाम हटाने पर बीजेपी को घेरा। G20 निमंत्रण पत्र से इंडिया नाम की जगह भारत जोड़ने पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमें भारत नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंडिया नाम हटाना गलत है, देश के नाम को इस तरह हटाना सही नहीं है। वहीं उन्होंने अभिषेक बनर्जी को ईडी का सम्मान मिलने पर भी बीजेपी को घेरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। इस पर सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर गुस्सा फूट गया। उन्होंने इसको लेकर कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच में कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है, हमारे परिवार को जानबूझकर टारगेट कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कल को दूसरी सरकार आएगी, कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि में मिली गड़बड़ी, 81,000 अपात्रों ने 81 करोड़ रुपए ले लिए, वसूली के मिले आदेश। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी होने की खबर है। खबर के मुताबिक 81,000 अपात्रों ने झूठी जानकारी देकर ये जानकारी छिपाकर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हासिल की और इन अपात्रों से अब किसान सम्मान निधि की किस्त की वसूली के आदेश जारी हुए हैं। दोस्तों, बिहार के कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष का हवाला देते हुए बताया गया है कि बैंकों को जल्द वसूली करने के लिए कहा गया है और अफसर ने बताया कि जिन अपात्रों ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ली है उनमें से तमाम इनकम टैक्स देते हैं, जबकि अन्य भी इस राशि को हासिल करने के योग्य नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोली खुद को भूमि पुत्र कहने वाले करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पीएम अपने आप को भूमि पुत्र कहते थे वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। पीएम विदेश जाकर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए डील करते हैं। पीएम विदेश जाते हैं तो उसके बाद उन देशों से चुनिंदा उद्योगपतियों को काम मिलता है। भाजपा की नीतियां केवल अमीरों को आगे बढ़ाने की है। पीएम ने हर चीज में अपने उद्योगपति मित्रों को आगे और जनता को पीछे रखा है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम पर है। केंद्र से पूछना चाहिए इतनी महंगाई क्यों है। राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य सरकार जो दे रही है वो गरीबों के हक का है। प्रियंका गांधी रविवार को राजस्थान में टोंक जिले के निवाई में अशोक गहलोत सरकार की ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने के बाद सभा को संबोधित कर रही थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तोमर वर्सेस सिंधिया, चौहान वर्सेस शर्मा, चुनाव आते ही मध्य प्रदेश बीजेपी में बढ़ी प्रतिद्वंदिता, सीएम दावेदारों की लगी भरमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 सितंबर को मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू की गई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को न बुलाए जाने पर सार्वजनिक रूप से उनका गुस्सा फूट गया, जो सत्तारूढ़ दल की राज्य इकाई में बढ़ते मतभेद को उजागर करती है। ये सिर्फ उमा भारती की बात ही नहीं है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य भाजपा में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कई स्तर पर संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नेता भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नए चेहरे को बढ़ावा देने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चौहान से इतर अलग और आगे देखने पर विचार कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया ठीक नहीं। जी हां दोस्तों,
दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया ठीक नहीं। रविवार को टोंक जिले के निवाई में इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया ठीक नहीं है। रविवार को टोंक जिले के निवाई में इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। वर्तमान केंद्र सरकार को कानून बनाकर पिछली केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर इसको लागू किए गए खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोसी में जीत से इंडिया गठबंधन का जोश हाई। संजय सिंह ने 2024 के चुनाव को लेकर कर दिया दावा। जी हां दोस्तों, घोसी विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से इंडिया गठबंधन उत्साहित है। घोसी जीत को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बस्तर की जनता से माफी मांगे अमित शाह। कांग्रेस ने पूछे 8 सवाल। पीसीसी चीफ बोले जवाब का रहेगा इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्री का दंतेवाड़ा दौरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दंतेवाड़ा के एक दिन के दौरे से पहले सोमवार को कांग्रेस ने उनके 8 सवाल पूछे हैं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अमित शाह बस्तर की जनता को बताएं कि 15 सालों तक बेकसूर आदिवासियों को क्यों प्रताड़ित किया गया। बीजेपी ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में राज किया और यहाँ की जनता को परेशान किया। अब शाह अपने प्रवास के दौरान जनता से माफी मांगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वीडियो से छेड़छाड़। जी हां दोस्तों, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहां पर यह मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी की तलाश पुलिस करने में जुट गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेश उत्तम पटेल का बीजेपी पर हमला। कहा भाजपा को मिलेगी 8 सीटें। घोसी उपचुनाव को बताया लोकसभा का सेमीफाइनल। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैठक के लिए पहुंचे हैं और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की और इसी बीच ये बड़ा बयान दे दिया गया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा को 8 सीटें केवल 80 में से मिलने वाली है और घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है वही पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। रुकाते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा इस तरह कोई भी लोकतंत्र वैश्विक मंच पर विपक्ष का अपमान नहीं करता। जी हां दोस्तों, दिल्ली घोषणा पर अहम सहमति की कूटनीतिक जीत से ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार अपने घरेलू कामकाज में सुलह और सहयोग का इसी तरह का रवैया नहीं अपनाती है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां पर लोकतंत्र में वैश्विक मंच पर विपक्ष का अपमान कोई सा लोकतंत्र नहीं करता। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।